नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। छठ पूजा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा छठ पूजा। घाट के दौरान घाटों पर तैनात रहेगी जल पुलिस, साथ ही गोताखोर सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। आपको बता दें कि बच्चे भटकने ना पाए, इसके लिए जारी आई कार्ड, पेयजल और मोबाइल टॉयलेट की होगी बेहतर व्यवस्था। इसके साथ ही आपको बता दें, डॉक्टरों की टीम भी छठ पूजा घाटों पर तैनात रहेगी। छठ पूजा को लेकर डीएम ने अफसरों को भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में छठ पूजा की जाएगी। पूजा के दौरान घाटों पर जल पुलिस जो है वो तैनात रहेगी। इसके साथ ही गोताखोर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी इस दौरान तैनात होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बच्चे भटकने ना पाए, इसके लिए भी आई कार्ड जारी होंगे। पेयजल और मोबाइल टॉयलेट की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। साथ ही डॉक्टरों की एक टीम भी छठ पूजा घाटों पर रहेगी तैनात। छठ पूजा को लेकर डीएम ने भी अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। भाई, अब बात यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय करेगी। प्रत्याशियों के नामों की आज घोषणा हो सकती है। जी हां, प्रदेश कोर कमेटी को नामों का पैनल जो है वो भेजा गया है। केंद्र की अब सहमति जैसे ही मिल जाएगी तो नामों का ऐलान हो जाएगा। हर सीट के लिए 3 नामों का पैनल भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट पर टिकी हुई है। प्रत्याशियों के नामों का जल्द घोषणा यहां पर की जाएगी। अब उपचुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कटहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा का नामांकन आज। सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है शोभावती वर्मा। आपको बता दें, नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे शिवपाल सिंह यादव। 12 बजे गौरा बसंतपुर बाग में शिवपाल यादव की जनसभा होगी, जहां 3 बजे कटहरी में भ्रमण और जनसंपर्क भी करेंगे शिवपाल सिंह यादव। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अंबेडकर नगर कटहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा का आज नामांकन होने वाला है। सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है शोभावती वर्मा, जिसको लेकर आज जनसभा को संबोधित करेंगे शिवपाल सिंह यादव। ये जनसभा 12 बजे गौरा बसंतपुर इलाके में होगा। आपको बता दें कि बाग में शिवपाल सिंह यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे कटहरी में भ्रमण और जनसंपर्क भी करेंगे शिवपाल सिंह यादव। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कटहरी से सपा प्रत्याशी जो शोभावती वर्मा है, उनका आज नामांकन होने वाला है। लालजी वर्मा की ये पत्नी है शोभावती वर्मा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके नामांकन को ही लेकर शिवपाल सिंह यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। मझवा से दीपू तिवारी, मीरापुर से शाह नजर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। करहल से अवनीश शाक्य और फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम तय है। कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी से रफतुल्ला और कटहरी से अमित वर्मा के नाम की चर्चा है। वहीं गाजियाबाद से पीएन गर्ग और मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी का भी नाम सामने आया है। तो उपचुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी जल्द अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। हालांकि लगभग कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर तय मानी जा रही है। बसपा जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। इसमें अगर मझवा सीट की बात करें तो मझवा से दीपू तिवारी, मीरापुर से शाह नजर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। करहल से अवनीश शाक्य, फूलपुर से जितेंद्र सिंह का नाम तय माना जा रहा है। वहीं कुंदरकी की अगर बात करें तो कुंदरकी सीट से रफतुल्ला और कटहरी सीट से अमित वर्मा के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से पीएन गर्ग तो मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी का नाम सामने आया है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अब उपचुनाव को देखते हुए तैयारी में जुट गई है। जल्द प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो सकता है, यानी जल्द बीएसपी अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी करेगी।
यूपी में उपचुनाव की अगर बात करें तो 20 नवंबर को 9 सीटों के लिए वोटिंग है, वहीं नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। यही वजह है कि बसपा लगातार अब तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरह से हरियाणा में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था, कई राज्यों के चुनाव के दौरान बसपा को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव में भी बसपा को बड़ा झटका यूपी में लगा था, खाता भी नहीं खुल पाया था। यही वजह है कि अब अपना जनाधार फिर से बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए मायावती काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बसपा जल्द इसी कड़ी में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, अगर बात करें उपचुनाव के रण की, तो बसपा कभी भी उपचुनाव ना लड़ने वाली बसपा भी अब की बार उपचुनाव के रण में होगी, उपचुनाव के मैदान में होगी। अगर बात करें प्रत्याशियों की, कई प्रत्याशियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन अगर लिस्ट की बात करें, कब लिस्ट सामने आएगी? जन समाज पार्टी ने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और करीब करीब सभी सीटों पर नाम, जो प्रत्याशी है उनके नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। और माना जा रहा है कि आज से कल तक बसपा सुप्रीमो मायावती सभी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी कर देगी, चाहे गाजियाबाद सीट हो, फूलपुर हो या फिर पुररकी हो, मीरापुर हो, अंबेडकर नगर हो। तो यह तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर आज बसपा प्रमुख मायावती या कल तक सूची जारी कर सकती है। चुनावी तैयारियों में लगी बसपा पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है, क्योंकि इसके पहले जो भी उपचुनाव हुए हैं बसपा ने कभी नहीं लड़ा। लेकिन इस बार जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, किसी से गठबंधन नहीं करने की एक तरह से कसम खा ली है, और उसके पीछे बसपा प्रमुख मायावती की यह दलील रहती है कि वह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो हार जाती है। तो कहीं न कहीं आसिफ, जिस तरह से कुछ नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम दीपू तिवारी का बताया जा रहा है, जो मजवा से हैं। तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि वो ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही हैं? देखिए प्रज्ञा, बसपा ने जो सूची तैयार की है कहीं न कहीं ये पीडीए फार्मूले से मिलती जुलती दिख रही है। हालांकि इसका नाम पीडीएम कहा जा रहा है, क्योंकि दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समुदाय को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी तैयारी की है। इन वोटों को साधने के लिए जिस तरह से लगातार बयान भी आ रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती के, क्योंकि जिस तरह से सपा और बसपा की नजर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कुछ जो सामान्य जातियां उस पर फोकस है, उसी तर्ज पर बसपा भी अपना पैतरा खेल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है, बसपा शून्य पर पहुंच चुकी है। चाहे हरियाणा चुनाव देख लीजिए, उसका भी नतीजा बसपा के खिलाफ रहा। लोकसभा चुनाव में भी बसपा पूरी तरह से धड़ाम हो गई। तो यह भी कहा जा सकता है कि फार्मूला चाहे जो बसपा प्रमुख मायावती अपनाएंगी, उन्हें झटका जरूर लग रहा है। लगातार जिस तरह से हमने हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की अगर राजनीति की बात करें या जो समीकरण वो साधते हैं, तो उनके कोर वोटर्स हमेशा दलित और मुस्लिम रहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा उनके कोर वोटर्स भी उनसे खिसक कर समाजवादी पार्टी की ओर चले गए। अब की बार आखिर क्या रणनीति के तहत उतरने की तैयारी? क्योंकि धरातल पर अगर बात करें, जहां अखिलेश यादव तब भी मैदान में दिखते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, मायावती का ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ट्विटर तक ही वो सीमित है, एक्स तक ही वो सीमित है। धरातल पर कहीं भी ना ही बसपा के कार्यकर्ता, ना ही बसपा के जो होने वाले प्रत्याशी हैं या फिर मायावती नजर नहीं आ रहे। देखिए रिया, अगर बसपा की बात करें तो बसपा तमाम समीकरण अपनाती है, लेकिन नतीजा उसका साफ देखने को मिल रहा है। और बसपा जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, वोट बैंक वही है समाजवादी पार्टी के भी और बसपा के भी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कोर वोटर तक बसपा से खिसक गया और दूसरी पार्टियों में शिफ्ट कर गया, इससे बसपा प्रमुख मायावती की बेचैनी बढ़ गई। इसके पीछे भी कई वजहें सामने आई। पहली वजह यह है कि बसपा प्रमुख मायावती सिर्फ और सिर्फ ट्विटर हैंडल तक ही सीमित रहती हैं। इसके अलावा उनके जो कार्यशैली है उससे कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता भी नाराज होते रहते हैं। उनके सांसद भी लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़कर उनका साथ चले गए। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बसपा में सिर्फ
फैसला बसपा प्रमुख मायावती ही लेती हैं, कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन पर यह भी एक टैग लगा कि वह जो भी चुनाव लड़ती है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करती हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव। और जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने अपना जो प्लान तैयार किया है वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी में है, चाहे कुदर की सीट की बात करें या फिर मीरापुर सीट की बात करें। जिस तरह से जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उतारा है, वहां भी बसपा प्रमुख मायावती ने कई ऐसी सीटें हैं वहां पर मुस्लिम उतार कर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जनता की नजरों से अब बसपा पूरी तरह से ओझल हो चुकी है, विश्वास नहीं रह गया है। यही वजह है कि अब उनका जो वोटर है उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, चाहे दलित वोट बैंक की बात करें या फिर मुस्लिम वोट बैंक की। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के भी वही कोर वोटर्स हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पीडीए का फॉर्मूला लेकर आगे चल रही है, मायावती पीडीएम के साथ आगे चल रही है। कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर प्रत्याशी का अगर हम बात करें जाति की या उनका जो रिलीजन की बात करें तो वो क्लैश कर रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने मीरापुर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है तो बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। अगर वोटों का बंटवारा होता है तो किसको फायदा या किसको नुकसान यहाँ पर? देखिए, सीधी बात है और सीधा समीकरण है। अगर बसपा ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम माना जाए मीरापुर सीट हो या अन्य सीटें हो, अगर मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे दोनों दलों से तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा और सीधे तौर पर भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती अपने प्रत्याशियों का चयन करती हैं, इस पर भी उंगली उठना शुरू हो जाती है और साफ तौर पर जो आम मतदाता है वह भी कहना शुरू कर देते हैं कि बसपा सिर्फ सपा को हराने का काम करती है, सपा को हराने के लिए अपनी रणनीति बनाती है और प्रत्याशी भी उतार देती है मुस्लिम। चाहे मुस्लिम प्रत्याशी हो तो वहाँ मुस्लिम गांव खेला जाता है, अगर कोई दलित प्रत्याशी है तो वहां पर दलित प्रत्याशी उतारने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो समीकरण है वह साफ है कि बसपा पूरी मजबूती के साथ, और बसपा यह चाहती है कि एक बार वह फिर से वजूद और ताकत में आ जाए। जिस तरह से बिल्कुल आसिफ, देखना ये होगा कि आखिर मायावती का ये मेहनत कितना रंग लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। आपको बता दें हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। सील वजू खाने का भी एएसआई सर्वेक्षण कराने की भी मांग की गई है। आपको बता दें जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी परिसर को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जो याचिका, उसे लेकर सुनवाई होगी। सील वजू खाने का भी एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर जस्टिस रोहित रंजन इसकी सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने के एएसआई सर्वे की जो मांग की गई थी उसकी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य बन जाएगा यूपी। जी हां, शस्त्र कंपनी बेवले अमेरिका को एंटिक रिवॉल्वर 455 बेचेगी। एंटिक रिवॉल्वर 455 का यूपी में निर्माण होगा। रिवॉल्वर निर्माण के लिए जल्द लाइसेंस भी जारी होंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य यूपी बनने वाला है। शस्त्र कंपनी बेवले अमेरिका को अब हथियार बेचेगी। एंटीक रिवॉल्वर 455 का यूपी में निर्माण शुरू होने वाला है और जल्द इसके लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे।
तो अमेरिका को हथियार बेचने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। शस्त्र कंपनी बेवले अमेरिका को एंटीक रिवॉल्वर 455 बेचेगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद क्षेत्र की आशापुरी कॉलोनी में सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसमें मौके पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 8 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट में पूरा मकान जो है वो जमींदोजद हो गया। 2 मंजिला मकान ब्लास्ट के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वहीं अब प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मृतकों के प्रति शोक संवेदना भी जताई है। तो घायलों के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें, सिलेंडर ब्लास्ट होने का ये मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो घायलों का उचित उपचार करें। तो सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस घटना पर कार्रवाई की जाए, जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। आपको बता दें कि ये आशापुरी कॉलोनी की ये घटना है, जहां सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इसके साथ ही मौके पर 6 लोगों की जो मौत है वो हो गई। 8 लोगों का उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट में पूरा जो मकान था वो जमींदोजद हो गया। 2 मंजिला पूरा मकान बताया जा रहा है, जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वहीं अब प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान भी लिया, अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मृतकों के प्रति शोक संवेदना भी जताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो सिलेंडर ब्लास्ट का ये मामला आपको बता दें, जिससे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह वो मकान जमींदोजद हो गया है। 2 मंजिला ये मकान बताया जा रहा था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग अभी भी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। तो ये पूरी घटना आशापुरी कॉलोनी का है, जहां सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस मौके पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। वहीं 8 लोगों का उपचार चल रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ वहां लगी हुई है। लाशों को रखा गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो इंडिया वॉइस की तरफ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। लाशों को सामने रखा गया है। जो परिवारजन हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें काफी शोक देखा जा सकता है। मृतक के घर वालों की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। जो लोग 8 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लाशों को सामने रखा गया है। तो इंडिया वॉइस की तरफ से की टीम की तरफ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिन 6 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग वहां मौजूद हैं। आसपास के इलाके के लोगों में भी भय देखने को मिल रहा है। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया वॉइस की तरफ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की ये घटना है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 8 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया वॉइस की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम बुलंदशहर से आपको दिखा रहे हैं, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की ये घटना हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी घटना है यार, क्योंकि 6 लोगों की मौत हो गई है। वही इस घटना पे ज्यादा जानकारी देने के लिए वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई है, वहां पे परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना कितने बजे हुई, क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के देर रात 8:30 बजे का है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर बताया जा रहा है। पहले बताया जा रहा था कि घरेलू गैस सिलेंडर फटा है, मगर अब पता लगा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ये फटा है, जिससे बड़ा हादसा हुआ और मकान के पथ पर करते एक एक ईंट बिखर गई, जिसमें आठ लोग घायल हुए थे, जिनमें से सभी का रेस्क्यू किया गया, मगर 5-6 लोगों की इसमें मौत हो गई और जबकि 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। जिस तरह से आपने कहा गैस सिलेंडर की वजह से पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि हादसा हुआ है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे? आखिर रिहायशी इलाके में किसी के घर के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कर रहा था? क्या वहां पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम था या क्या कुछ वजह है? बिल्कुल बता दूं, जो रियाजुद्दीन है उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी और उनको दादरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनको देर शाम उनको छुट्टी करा कर लाया गया था, जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाया गया और इलाज उनका किया जा रहा था। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के दौरान ही ये एकदम विस्फोट हुआ और जो मकान है वो एक एक ईंट उसकी बिखर गई। ये रियाजुद्दीन जिनका मकान है वो सेटरिंग का काम करते हैं और उनके परिवार में करीब 18 से 19 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग तो सकुशल ठीक निकाले गए थे, बाकी 8 लोग उसमें फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, वहीं पूरे मामले की गंभीरता से जांच की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी एसएसपी का कहना है इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी, जो भी इसमें जांच में आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ स्वयं उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद जो यहाँ के आला अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि जो परिवार के उनको उचित मुआवजा दिया जाए, साथ जो घायल हैं उनका इलाज अच्छे से हो सके, जिसको लेकर निर्देश दिए और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया, शोक जताया। साथ ही जो जिलाधिकारी बुलंदशहर और एसएसपी बुलंदशहर है वो रात ही घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे थे, घटना स्थल का जायजा लिया, परिवार वालों से भी बातचीत की गई है और हर संभव मदद का आश्वासन परिवार के लोगों को दिया गया है। वरुण, जिस तरह से मरने वालों में अगर बात करें महिलाएं और बच्चे कितने शामिल और जो 8 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं टोटल 8 लोग इसमें मलबे में दबे थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें करीब 2 बच्चे, 2 महिला और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में 2 लोग घायल हैं, जिनको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है और उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वो मेरे सास ससुर थे, साले हैं, मेरी बीवी थी और मेरे बच्चे। कितने बच्चों की आपके इसमें मौत हुई? 2 बच्चों की मौत हुई, एक 3 साल की थी और 9 महीने की गर्भवती थी। हुआ कुछ नहीं, परसों दवाई इनकी तबीयत खराब थी मेरी सास की, दादरी से दवा लाई और यहाँ पे आ गई। इनकी सांस में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया इन्होंने, तो मेरी बीवी अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी यहाँ कि 2 दिन मैं भी रह जाऊँगी, तुम मुझे 2 दिन बाद लेने को आ जाना। बस शाम को 5 बजे तो बात हुई है, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। मेरे पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सिलेंडर फट गया है और कोई नहीं बचा। मैंने आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सब जेसीबी से निकाल के लेके जा रहे थे। मेरी बीवी भी उस टाइम पे वारदात मौके पे ख़त्म हो गई थी। जो मेरे 2 साले हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं और 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। कुल 6 लोग बताए जा रहे हैं अभी तो। 6 लोग खत्म? जी, अभी कोई उनकी पता नहीं पड़ी है कि क्या मामला है क्या नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।